27 क्वेश्चन तक कर चुके थे, 28 पर आ गए बच्चों। सर सर एक हाँ बात और याद आ रही है। हाँ मेरी टीचर से बात हो रही थी, मेरी मैथ्स वाली। हाँ। वो ऐसे कुछ कह रहे थे कि इम्प्रूवमेंट टेस्ट होते हैं, जैसे किसी एक सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं। अगर मेरे को मार्क्स सही नहीं लग रहे अपने, तो मैं किसी एक सब्जेक्ट के लिए इम्प्रूवमेंट टेस्ट दे सकता हूँ, सीबीएसई का। भाई ऐसा होता है? इम्प्रूवमेंट टेस्ट वाला ऑप्शन होता है, बट वो एट प्रेजेंट सारा सिनेरियो चेंज है। टीचर से बात कर लो, अगर ऐसी ऑप्शन है कि हम सेटिस्फाई नहीं है और एक सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि अब की बार अगर आपने इम्प्रूवमेंट भरा तो उसमें एक तो आपके, अगर रिजल्ट देखो ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा लगेगा, कम आएगा तो कम लगेगा। सर ऐसा नहीं होता कि बेस्ट वाला चूज कर सकते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। अरे अकाउंट्स नहीं में होता ऐसा? नंबर, एक मिनट, नंबर कितने हैं अकाउंट्स में? 89। 89 पर थोड़ा ना, अरे बच्चे जिसके 30 40 50 आए उसको इंप्रूवमेंट का सोचना चाहिए, जहां गारंटी होती है कि कम से कम 4% 5% का बूस्टअप हो। अब 89 है, एक तो रिस्क रहेगा कि नंबर कम ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, मेरे को और ऐसा लग रहा था बेस्ट वाला चूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर नहीं, दो, क्या ऐसी दिक्कत ऐसी है? चॉइस बाद वाला लगेगा पक्का। बाद वाला तो उस चॉइस पे तब जाते हैं जब वेरिएशन ना 20 नंबर का कम से कम हो, यानी गारंटी हो कि 5% का वेरिएशन आ रहा है, तो उस पे जाना चाहिए। ये ऑप्शन पहले भी होती है, बट 89 वाले को सोचना चाहिए, मैं नहीं मानता। एक आधे परसेंट का फर्क पड़ेगा, और इतना वेट, तब तक तो कॉलेज भी सारे निकल चुके होंगे, तो उसको बेनिफिट कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बेनिफिट आने वाला नहीं है अगर 95 आ भी गए तो। हाँ ओके सर। तो 28 क्वेश्चन पर अंडर राइटर, अरे अंडर राइटिंग कमीशन की बात करी थी हमने, अंडर राइटर बोलो दीपांशु। अंडर राइटर द इशू ऑफ न्यू शेयर्स। न्यू शेयर से रिलेटेड है। सारे बैंक जितने भी है डीमेट की फैसिलिटी दे रहे हैं, वो अंडर राइटिंग कमीशन लेते हैं और गारंटी देते हैं 90%, यानी सब्सक्रिप्शन जो भी इशू आएगा आईपीओ का उसको वो सक्सेस बनाएंगे। 90% कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहेगा, और उससे कम रहा तो पैसा वो लगाएंगे। इशू ऑफ न्यू शेयर्स, आईपीओ की फुल फॉर्म दोबारा बोलते जाओ जी, थोड़ा तेजी के साथ चलाएंगे आज। इनिशियल पब्लिक ऑफर। फॉरवर्ड डीलिंग टेक प्लेस, अरे सट्टा बाजार की बात हो रही है। फॉरवर्ड डीलिंग सट्टा बाजार, जिसमें फ्यूचर डीलिंग के लिए लोग कॉमोडिटीज के प्राइस सेट कर लेते हैं और एक्सचेंज करते नहीं है, और कल को प्रॉफिट लॉस बुक करते हैं। बताओ जल्दी जल्दी कौन कौन से मार्केट में होता है सट्टा बाजार? कमोडिटी और स्टॉक दोनों में होता बढ़िया, सी पार्ट आंसर है, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन अनन्या आपके लिए, 30th। है। सर फॉरवर्ड डीलिंग एक बार बताओगे क्या होता है? सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन। अरे मैंने एग्जांपल लिए थे, सोना, सोना चांदी का बाजार, फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट, उसमें सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर ऐसा कर सकते हैं। रजिस्टर्ड डीलर वो आपस में एज पर द गुडविल जो भी एक्सचेंज होता है उनकी लिमिट फिक्स कर देता है। एक्सचेंज बोलो, ब्रोकर बोलो, वो कह देता है आप 1 करोड़ रुपए तक का खेल सकते हैं, उसके बदले में उसकी एफडी, डिपॉजिट्स, गुडविल जो भी उन्होंने देखी हुई होती है, और फिर वो उतना पैसा, उतने पैसे का बिना पैसा दिए डील करते हैं, और एक्सचेंज या ब्रोकर उसको कंट्रोल कर रहा होता है, और कंट्रोल करने के बाद जो भी सुबह से शाम तक प्रॉफिट या लॉस है वो उसको मेट कर रहे होते हैं। 1 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में वो प्रॉफिट या लॉस को एक्सचेंज कर लेते हैं। और अगर एक टाइम से दूसरे टाइम पे कैरी फॉरवर्ड कर दो तो उसे बदला बोलते हैं। फॉर बदला क्या सर? अब मान लो गोल्ड मार्केट में सेटलमेंट हो गई कि 1 हफ्ते के अंदर डील को क्लोज करना जरूरी है। अगर आप डील क्लोज नहीं करना चाह रहे, तो आप एसोसिएशन को या ब्रोकर को बोल के उसको अगले वीक में ट्रांसफर कर सकते हो, बदले में कुछ पैसा देना पड़ता है जिसे बोलते हैं बदला, बदला चार्जेस। कैरी फॉरवर्ड अच्छा। कर सकते हो वन ओके टाइम ओके सर। जोन से दूसरे टाइम जोन में, तो आपका वो सट्टे का खेल अगले टाइम जोन में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब ये अलग अलग बाजारों में अलग अलग टाइम होता है। जैसे अगर मैं बुलियन मार्केट की बात करूं, तो उसमें जो भी सेटलमेंट होती है वो 1 महीने में क्लोज करनी जरूरी होती है, और 1 महीने के बाद अगर आप अगले महीने में उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहो तो बदला चार्जेस देने पड़ते हैं जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो, जो जो आपको ये सट्टा खिला रहा है। ये बात समझ में आ गई बच्चे? यस सर। कॉमोडिटी एक्सचेंज इज ए प्लेस वेयर, अनन्या। Stock of goods are traded. कॉमोडिटी एक्सचेंज इज, बढ़िया जी, स्टॉक ऑफ गुड्स आर ट्रेडेड। अनन्या 31st। So both of these. कैश ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, बोथ ऑफ दीज, बिल्कुल ठीक है जी। कैश ट्रांजैक्शन तो हर बाजार में हो सकता है, यहाँ ऑप्शन दो ही चल रही हैं। हिना, मेन फंक्शन ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज आर? Sir, depart to serve as a barometer of market prices of commodities. मेन फंक्शन ऑफ कमोडिटी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। हिना, बैंक, अच्छा, एक बार ही अकाउंट, अरे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है आसिफ? बीआरएस, बच्चे याद आ रहा है आसिफ? बीआरएस हाँ भैया। बताना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट।
आए ना, आप बताओगे? आए ना, याद है तो आपने? हाँ जिसमें हाँ हाँ। भैया ट्रांजैक्शंस को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई हम करके करते हैं। आसिफ कुछ बोलना चाह रहा था। भैया वो कैश बुक और पासबुक में कोई जो मतलब कुछ रिकॉन्सिलेशन करना पड़ता है तो फिर क्या बीआरएस क्या बनाते हैं। क्या कुछ बात याद नहीं आ रही जी, कुछ कंफ्यूजन लग रही है। बचपन भूल गए आप लोग? आए ना? भैया तो जिसमें डिफ हाँ हाँ बोलो। कैश बुक और जिसमें पासबुक में डिफरेंस होता है वो। भैया जितनी भी बैंक की ट्रांजैक्शन है वो बैंक वाला जिस पुस्तक में करता है उसे पासबुक बोलते। मैंने कहा था एक बार सारा पढ़ लो ताकि कोई डाउट हो तो कवर किया जा सके। बैंक की हमारी सारी ट्रांजैक्शन बैंक वाला जिस पुस्तक में मेंटेन करता है उसे पासबुक बोलते हैं, जिसमें क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, डेबिट का मतलब माइनस होता है। बैंक की सारी ट्रांजैक्शन हम जिस पुस्तक में करते हैं उसे बोलते हैं टू कॉलम कैश बुक। याद रखना, टू कॉलम कैश बुक में मैं सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो बैंक की ट्रांजैक्शन हम खुद भी रिकॉर्ड कर रहे हैं टू कॉलम कैश बुक में, बैंक वाला भी रिकॉर्ड कर रहा है पासबुक में। और एक महीने बाद एक पर्टिकुलर डेट पर ट्रांजैक्शन सेम है, लेकिन कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक दोनों के दोनों बैलेंस सेम मैच नहीं हो पाते। आई ना बात समझ में आ रही है? मैच नहीं हो पाते। यस उसका कारण है हम जब किताबों में बैंकिंग ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो उसके लॉजिक अलग होते हैं, बैंक वालों के लॉजिक अलग होते हैं। तो 2 4 5 दिन का गैप आ जाता है कि हमने किसी को चेक दिया उसी वक्त लिख दिया, लेकिन बैंक में एंट्री तब तक नहीं आएगी जब तक बैंक में चेक क्लियर नहीं होगा। तो इन 3 4 दिनों तक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस डिफरेंस को हम फ्रॉड से बचाने के लिए हम एक किताब बनाते हैं जिसे बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मीनिंग बोलूंगा और सुनूंगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयरिंग एट ए पर्टिकुलर डेट विच रिकॉन्साइल द बैलेंस ऑफ वन बुक, बोले तो कैश बुक, विद द बैलेंस ऑफ पासबुक ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज ऑफ डिफरेंस। आई ना, रिपीट करना। so BRS is a statement which is prepared at a particular date which reconciles the balance of passbook with the balance of cash book on the basis of difference in causes. डिफरेंट कॉजेज और वाइस वर्सा। कैश बुक से पासबुक पे चले जाओ या पासबुक से कैश बुक पे, लेकिन यहाँ कैश बुक का मतलब सिर्फ टू कॉलम कैश बुक का बैंक कॉलम है। दीपांशु याद आ रहा है बच्चे? यस सर। आए ना? बैंक विच मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कॉमन सा है, बड़ा आसान सा है। So Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मीनिंग बोलते चलो। RBI is a monetary system of the country which एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। बैंकिंग according to Banking Regulation Act 1949 RBI declared as Central Bank of India. आरबीआई का एक और एक्ट है, वो एक्ट भी बता दो मुझे। 1930, पूरी क्लास, कोई भी। 5. 5 1935, बढ़िया। अगली बात, कॉमर्शियल बैंक का दीपांशु मीनिंग बोलो। कॉमर्शियल बैंक। So commercial bank is a financial institution which is primarily indulge in the function of borrowing funds and lending money. एक्सेप्टिंग फंड्स एंड लैंडिंग फंड्स टू ऑब्टेन, टारगेट नहीं बोला आपने, टारगेट To ऑफ। obtain the target of profit. हाँ, प्रॉफिट वाली बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, दीपांशु। So all visible imports and exports. हाँ, Visible विजिबल। and दोबारा बोलना, कौन सा बोला? so visible imports and exports. हाँ, विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाली बात बिल्कुल ठीक है जी। इनविजिबल नहीं आता इसमें। फार्मूला सबको याद है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल शेप कमोडिटीज। फेवरेबल में प्लस होता है, इनफेवरेबल में माइनस होता है, यानी इंपोर्ट ज्यादा होता है, और इक्विलिब्रियम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक बार दीपांशु बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग बचपन में याद करा था आपने। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द, Of all the financial नहीं transactions, नहीं नहीं, economic transactions between the रेजिडेंट ऑफ rest of कंट्री एंड। and rest of the world during the given period of time. अब सामने वाली ऑप्शन देख के बताओ, अब यहाँ से ढूंढना है बेस्ट क्या है। अब जो आपने बोला है वो परफेक्ट है, लेकिन यहाँ लिखा ही नहीं है, तो बता दो यहाँ पर कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। Difference between export and imports. बढ़िया। अब ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात हो रही है, बिल्कुल बढ़िया। वाइडर कंसेप्ट, यहाँ पर ये मोस्ट सूटेबल ऑप्शन यही है जी। कस्टम ड्यूटी, कस्टम। अच्छा मुझे बताओगे हिंदुस्तान में जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ? तारीख, पूरी क्लास। 1 जुलाई 2017. 2017। आप पूरी क्लास, कितने इनडायरेक्ट टैक्स खत्म होने के बाद कंप्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी आया? कोई मुझे बता सकता है कितने इनडायरेक्ट है जी? 18. नहीं, एक गड़बड़ हो गया। 17, अरे 17. 17 इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हुए थे। 17 वाली बात याद रखना। और एक जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया था, कंप्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। तारीख सबको याद रखनी है, 1 जुलाई 2017। एक बार डीमोनेटाइजेशन की भी तारीख बता दो, किसी को याद है तो। 8 November 2016. 2016
16 टाइम भी याद है 8 p.m. 8 पीएम द कस्टम ड्यूटी इज लेविड अकॉर्डिंग टू द अच्छा ये बढ़िया बात है भैया कस्टम ड्यूटी क्या होती है फॉरेन कंट्री से जब गुड्स आती है तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगा देती है बैरियर क्रिएट कर रखे हैं आर्टिफिशियल बैरियर बात समझ में आ रही है दीपांशु Yes, sir. जब भी बाहर से कोई प्रोडक्ट आता है उसकी वैल्यू के ऊपर टैक्स लगे तो उसे बोलते हैं एड वैलोरम ड्यूटी क्या बोला है मैंने दोबारा बोलना Ad valorem duty. एड वैलोरम ड्यूटी जो वैल्यू पर लगता है टैक्स और अगर क्वांटिटी के ऊपर टैक्स लगे तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी ये याद हो गया Yes, sir. Specific क्वांटिटी के duty. ऊपर लगे स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर लगे एड वैलोरम ड्यूटी बोलते हैं तो यहाँ कस्टम ड्यूटी इज लेविड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ गुड्स अरे वैल्यू ऑफ गुड्स पर लग रहा है बोलो क्या बोलेंगे Sir, C part, ad valorem duty. एड वैलोरम ड्यूटी द कस्टम ड्यूटी इज पेड अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ गुड्स कि भैया यूनिट वाइज लग रहा है यूनिट वाइज क्वांटिटी वाइज वेट वाइज तो उसे क्या बोलते हैं अभी बताया मैंने Specific. स्पेसिफिक ड्यूटी व्हेन कस्टम ड्यूटी इज लेविड अकॉर्डिंग टू वेट ये फिर दोबारा शब्द आ रहा है इट इज नोन एज बोलो जी ये भी specific. Specific duty. टैक्स लेविड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भैया पुराने जमाने में प्रोडक्शन Excise duty. एक्साइज ड्यूटी और आजकल ये सब खत्म होकर क्या बन गया है अरे बता GST. जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब 1 जुलाई 2017. एक्साइज ड्यूटी इज ए बोलते जाओ डायरेक्ट इनडायरेक्ट Indirect tax. इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग बोलते जाओ फास्ट Imposition of tax and incidence of tax bear by different persons. एंड एग्जांपल इतने सारे मालूम ही है जो अब GST, VAT. हाँ जीएसटी में आ गया पुराने नाम वैट और Stan VAT, mod VAT. मॉड वैट बिल्कुल बढ़िया आगे चलेंगे अरे डायरेक्ट टैक्स भी बोल दो जी एक बारी Imposition of tax and incidence of tax bear by same person. फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स सबने याद कर रखा है तो यहाँ एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स बैंक ड्राफ्ट दीपांशु बैंक ड्राफ्ट A check which a bank draws on itself. जब बैंक चेक बैंकर चेक भी बोलते हैं इसे आसान भाषा में आए ना याद है ना बैंकर चेक हाँ मेरा क्वेश्चन आयना से है डिफरेंस बिटवीन पे ऑर्डर एंड डिमांड ड्राफ्ट डीडी और पे ऑर्डर में डिफरेंस सिर्फ आयना सर डिमांड ड्राफ्ट में तो मतलब ऑन डिमांड ही होगा भैया दोनों में ही ऑन डिमांड होता है डिफरेंस बताओ The एक state. मिनट रुको 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 आयना का नंबर है पहले डिमांड ड्राफ्ट और पे अरे दोनों ही बैंकर चेक है बैंक अथॉरिटी साइन करती है सिग्नेचर कभी भी बाउंस होने का काम नहीं होता है डिफरेंस बता दो आयना पे ऑर्डर एंड डिमांड ड्राफ्ट तो पे ऑर्डर में तो किसी भी ब्रांच मतलब स्पेसिफिक ब्रांच से ही इशू हो सकता है और डिमांड तो किसी भी नहीं ब्रांच नहीं से नहीं 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 बनी बात अब पूरी क्लास कोई भी बोलो डिफरेंस बिटवीन पे ऑर्डर एंड डीडी सर डिमांड ड्राफ्ट ऑल ओवर कंट्री एक्सेप्टेबल होता है और पे ऑर्डर स्टेट में होता है सिर्फ ये डिफरेंस है ये सारे याद कर लो अरे अभी आजकल तो क्या है डिजिटल इंडिया हो गया है ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन हो गया है दुनिया भर के भीम जैसे पोर्टल सरकार ने बना दिए हैं एप्स आ गई हैं तो अभी क्या है कॉलेजेस में आपको फीस देनी है आप जितने भी चार्जेस आप सबमिट कराने हैं घर बैठे बैठे वैलेट के थ्रू या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू सब हो जाता है लेकिन पुराने टाइम पर पुराना का मतलब बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा 4-5 साल पहले तक ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी एडमिशन के लिए अब इन्हें कंफर्म पेमेंट चाहिए तो ये जर्नल चेक एक्सेप्ट नहीं करते थे ये कहते थे पे ऑर्डर और डीडी सबमिट कराओ एक स्टेट के अंदर आपको बैंकर चेक देना है तो वो कंपलसरी पे ऑर्डर होता है आई ना समझ में आ गया विद इन द स्टेट आप एक बैंक से चेक बना रहे हैं चेक बनवा रहे हैं जिसमें सिग्नेटरी अथॉरिटी कौन होते हैं बैंक वाले और उसी स्टेट में किसी डिपार्टमेंट को आप देना चाह रहे हैं जिसको कंफर्म पेमेंट चाहिए बाउंस होने का कोई झगड़ा नहीं चाहिए तो वो क्या मांगेगा पे ऑर्डर ये बात समझ में आ गई आए ना पे ऑर्डर यस और अगर स्टेट के बाहर जैसे अब पूना की यूनिवर्सिटी है अरे किसी ने दिल्ली के बाहर वाली यूनिवर्सिटी भरी है अनन्या भारतीय विद्यापीठ Yes, sir. कौन सी यूनिवर्सिटी का भरा है कोई फॉर्म आपने अनन्या नहीं सर मैंने कुछ और सुना था. अच्छा अरे जैसे भारतीय विद्यापीठ का नाम सुना है बच्चों बढ़िया यूनिवर्सिटी है पूना की है अब उसका दिल्ली में भी कॉलेज है तो अब उसके लिए अब दिल्ली में जो बच्चे अब भारतीय विद्यापीठ भी कराता है बीबीए बीसीए बहुत सारे कोर्स साइंस वाले बच्चे आईटी के सेक्टर में जाना चाहें तो भारतीय विद्यापीठ बढ़िया ऑप्शन होता है जॉब पोटेंशियल है उसमें तो वो क्या है
कॉलेज यहाँ पर है लेकिन वो सारी पेमेंट पूना भेजनी होती है, तो वो बच्चे को हमेशा डीडी बनवाना पड़ता था पुराने टाइम पर, क्योंकि पेमेंट दिल्ली के बाहर जा रही है और दिल्ली के बैंक से बन रही है। अरे बात समझ में आ रही है दीपांशु बच्चे? यस सर। तो अभी तो ये पे ऑर्डर और डीडी का झंझट खत्म हो गया, बैंकों में लाइन लगाने वाला काम बैंक चार्जेस लेता था इसके बदले में, अब तो डिजिटल इंडिया प्रमोट हो गया है। घर बैठे आप अपने बैंकों को ऑनलाइन भी ट्रीट कर सकते हो, और ऑनलाइन वाली ऑप्शन ना रखना चाहो तो भैया दुनिया भर के वैलेट्स हैं आपके, उन वैलेट्स को यूज़ करो, भीम पेमेंट यूज़ करो। तो आगे चलते हैं जी। तो ये बैंकर चेक की बात हो रही थी, तो यहाँ ऑप्शन क्या रहा? चेक विच ए बैंक ड्रॉ इटसेल्फ क्लासिफाइड इन टू पार्ट, डीडी एंड पे ऑर्डर। आए ना, क्लियर हो गया? पे ऑर्डर एंड डीडी आज भी ये दोनों चीजें चलती हैं। आए ना? बिजनेसमैन जर्नली मेंटेन Current account. बिल्कुल। मुझे बता दो करंट अकाउंट में कोई ब्याज मिलता है नहीं मिलता? No, sir. हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अब मुझे बताओ, यहाँ 3 अकाउंट लिखे हैं, एक और अकाउंट में यहाँ लिख देता हूँ रिकरिंग डिपॉजिट। सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलता है? पूरी क्लास ही ना? FD पर एफडी पर। अब ये बता दो, एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है या वेरी करता है? फिक्स होता है। हे टाइम भाई, पीरियड पे वेरी करता है। अरे टाइम को लेके, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेके, दोनों को लेके, अरे दोनों को लेके वेरी करता है। अरे टाइम को लेके वेरी करता है और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी आदमी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो एक बैंक में तो एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन वो 10 बैंकों में जाके देखता है और 10 बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है एफडी का। ये समझ में आ रहा है बच्चों को? यस सर। अलग अलग बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस कैप समझते हो, टेक्निकल लेवल है इकोनॉमिक्स का कैप। सेंट्रल बैंक कैप लगाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। समझ में आता है मैंने क्या कहा? कैप। जल्दी नो बोलना है। सर। अरे सेंट्रल बैंक ने कह दिया एफडी का 1 साल के अंदर कोई भी डिपॉजिट कराएगा 1 साल के टाइम के लिए, तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो वो कैप लगा देता है आरबीआई। आरबीआई आजकल फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है, रेगुलेटर वाला काम तो छोड़ दिया उसने 1991 ऑनवर्ड्स। तो वो कैप लगा देता है, 6 से 6.5% के बीच में रखेंगे सारे बैंक। ये कैप लगा दी, मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट फिक्स कर दी। अब हर बैंक अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। इसको मैं कैप बोल रहा हूं। तो सेंट्रल बैंक हमेशा कैप लगा के चलता है। अब उसमें मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हर बैंक अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कम ज्यादा रखेगा, चाहे वो सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे वो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो एक आदमी को अपनी एफडी करानी है, अमाउंट फिक्स है, तो वो जो मर्जी बैंक में जाके नहीं जमा कराता, वो देखता है 4 बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है वहीं जमा कराएगा। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। और बहुत सारे लोग इस बात को अवेयरफुल ही नहीं होते, तो वो उनका जहां बैंक में खाता होता है बस वहीं एफडी करा देते हैं। Which one of the following is not a commercial bank? दीपांशु? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बढ़िया, सेंट्रल बैंक। बैंक कैन मेक रेगुलर पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। बोलो दीपांशु। सर डेबिट कार्ड्स। नहीं, अरे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स। Direct debit रेगुलर नहीं। पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर बाय मीन ऑफ, नहीं क्रेडिट कार्ड क्यों आ रहा है बीच में? क्रेडिट कार्ड, तो ऐसा होता नहीं है कि हम कभी भी ईएमआई लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड से लिंक करा देते हैं, उसे तो कटते रहते हैं नहीं, पैसे। मैं ये नहीं कह रहा लिंक करा देते हैं। आप देखो ना, यहाँ कह रहा है बैंक रेगुलर, आए ना आप? डायरेक्ट डेबिट्स। हाँ। अरे तुम्हें ये मालूम है पासबुक में जब भी डेबिट होता है माइनस और क्रेडिट होता है प्लस? अरे मालूम है सबको? यस सर। तो भैया वो कह रहा है बैंक कोई भी पेमेंट डायरेक्ट कर रहा है कस्टमर को के बिहाफ पर, कस्टमर के बिहाफ पर, तो वो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? वो तो डायरेक्ट डेबिट होती है, अकाउंट में ही होगी। अरे क्लियर है बच्चे? यस सर। विच टाइप ऑफ अकाउंट बैंक जनरली डू नॉट पे इंटरेस्ट? अभी ये बोला है आयना ने, बोलना आंसर। करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। डिवेंचर्स वर्स इफ द डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड। आयना? Sir, options पूरे हैं। अच्छा, अगर डिवेंचर सिक्योर्ड हो तो C part. कंपनी विल हैव टू पे द डिवेंचर होल्डर आफ्टर सेलिंग दोज मोर्टगेज। बिल्कुल ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफ डिपॉजिट, एफडी पर दीपांशु बोलो। तो वेरीफाई Vary, according to the varies, time अरे period. चेंज, हाँ वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड फॉर विच द अमाउंट स्टे इन द अकाउंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। डी पार्ट, पेमेंट ऑफ ए चेक कैन नॉट बी मेड इन कैश इफ चेक इज
अरे बेरर क्रॉस चेक तो दीपांशु याद आ रहा होगा। यस सर। तो बताओ आंसर क्या है दीपांशु। क्रॉस चेक। हाँ, क्रॉस चेक में अकाउंट में ही पैसा जमा होगा, बेरर चेक में आप वो चेक लेके बैंक में चले जाओ, उसी वक्त कैश मिल जाएगा। मिस्टर ए वांट्स टू मेक फिक्स मंथली पेमेंट टू फाइनेंस कंपनी, बोलो क्या करना चाहिए। सर डायरेक्ट डेबिट। नहीं नहीं, अरे बच्चे, हु वांट्स टू मेक फिक्स मंथ, अच्छा आप ऐसे समझो, आपने ना कार फाइनेंस कराई है, कार फाइनेंस कराई है, अब कंपनी कह रही है कि 12 चेक एडवांस में दे दो, 12 चेक एडवांस में दे दो फ्यूचर की तारीख डाल के। तो ये वही खेल हो रहा है, चेक पहले से ले लेती है कंपनी और हर उस महीने की पर्टिकुलर डेट पर वो चेक लगाएगी और आपके अकाउंट से क्लियर हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं टेक्निकली? बैंक ड्राफ्ट। नान, अरे बच्चे, Standing. Standing orders. हाँ, ये भूल कैसे गए आप? 11th में कितनी सर बार? हाँ, डायरेक्ट डेबिट नहीं हो सकता, बैंक ऑर्डर दे दे पेमेंट करने के लिए। अरे डायरेक्ट डेबिट तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा ना। मेरी बात दोबारा सुनो, आपने कोई भी फाइनेंस कराया है, हर महीने आपको 10,000 रुपये बैंक को देने हैं, बैंक को नहीं, उस जिस जहाँ से भी फाइनेंस कराया है, गाड़ी फाइनेंस करी है तो कार कंपनी को आपने कहा हर महीने में 10,000 रुपये दूंगा। तो आजकल दो तरीके हैं, या तो वो हर महीने का 1 तारीख का आपसे चेक ले लेंगे, चेकबुक लाने के लिए कहेंगे, और 3 साल का है तो 36 चेक, 2 साल का है तो 24 चेक फ्यूचर की तारीख से के आपके साइन करा के ले लेंगे। या दूसरा एक बुकलेट साइन कराते हैं जिसे बोलते हैं ईसीएस। क्या बोलते हैं इसे? दोबारा बोलना बच्चे। ईसीएस। ईसीएस, या तो ईसीएस कराते हैं या फ्यूचर की तारीख के चेक ले लेते हैं। ये दोनों की दोनों स्टैंडिंग एडवाइस है, स्टैंडिंग एडवाइस है। ये आज की तारीख में आपके बैंक अकाउंट से कुछ होने वाला नहीं है, हर महीने की उस पर्टिकुलर तारीख पर अगर ईसीएस है तो चेक भी जमा नहीं कराना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो ईसीएस के थ्रू आपके अकाउंट से पैसे कट के वहां ट्रांसफर हो जाएंगे, डिजिटल इंडिया। और पुराने जमाने में वो स्टैंडिंग एडवाइस, फ्यूचर की तारीख के चेक काट के किसी को दे रहे हो तो उसे स्टैंडिंग एडवाइस बोलते थे। ये बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। तो डायरेक्ट डेबिट तो उसी वक्त होता है, तो डायरेक्ट डेबिट का तो यूज ही नहीं है। वो कह रहा है फिक्स मंथली पेमेंट टू फाइनेंस कंपनी फ्यूचर की तारीखों में, तो उसे स्टैंडिंग एडवाइस या स्टैंडिंग ऑर्डर। दीपांशु क्लियर हो गया? यस सर। और आजकल ये स्टैंडिंग ऑर्डर वाला काम आसान कर दिया गया है डिजिटल इंडिया के थ्रू। तो एक ई बुकलेट साइन करा लेते हैं, उसे बोलते हैं ईसीएस। तो उसमें वो चेक लेने का झंझट ही खत्म हो जाता है, अपने बैंक में जमा कराओ, 2 दिन 3 दिन का प्रोसीजर होगा क्लियरेंस का, सब खत्म, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है। जस्ट लाइक द, अरे आरटीजीएस की फुल फॉर्म बोलना पूरी क्लास। Real time gross ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो बैंक मस्ट, अरे आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए पूरी क्लास? कोई अनन्या? So 1 lakh. ना, 2 लाख, 2 लाख या उससे ऊपर, 2 लाख या उससे ऊपर का आरटीजीएस होता है। उससे कम का क्या होता है? हे So भगवान, NEFT, एनईएफटी बोले तो? National Electronic Funds Transfer. हाँ, सबको याद हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 2 लाख से नीचे एनईएफटी होता है और उससे 2 लाख से ऊपर आरटीजीएस होता है। आरटीजीएस सेम पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रांसफर होता है, एनईएफटी के अंदर टाइम लगता है, करीब करीब हाफ एन आवर लग जाता है सामने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने में। ये सर क्लियर? ये डायरेक्ट डेबिट है दोनों। हाँ, अरे आपके अकाउंट से डेबिट होगा और जिसके अकाउंट में जा रहा है उसके क्रेडिट होगा। आरटीजीएस सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है जब आप पेमेंट करते हैं, लेकिन एनईएफटी में आधा घंटा लग जाता है। और एनईएफटी में एक और झंझट होता है, वो उस अकाउंट, जिस अकाउंट से पेमेंट जानी है, अगर अमाउंट बड़ा है 1,10,000, 1 लाख, 2 लाख, तो ऐसी कंडीशन में फिर वो 20 आवर का सिस्टम लेते हैं बैंक वाले। वो कहते हैं 20 आवर बाद ही पेमेंट करोगे, कहीं कोई फ्रॉड ना कर दे। अरे बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? 24 आवर्स के बाद एक्टिवेट होता है वो। अनन्या, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, आगे चलेंगे। बैंक मस्ट रिफ्यूज द पेमेंट ऑफ चेक। अनन्या? All of the above. बढ़िया भैया, ओवर राइटिंग हो रखी है। और अच्छा, कितने महीने बाद चेक बाउंस हो जाता है? जिसे बोलो जी पूरी क्लास। पुराने जमाने में 6 3 months. months। नहीं, 6 महीने पुराना जमाना था, अभी तो चेंज हो गया है। अरे पहले 4 6 month। नहीं, अभी अरे 4 से भी कम हो गया है। 3 महीने सर। हाँ, अरे सारे याद कर लो, 3 महीने के बाद अगर किसी चेक पर तारीख लिखी है, 3 महीने निकल जाएं तो वो डेड हो गया है चेक, अब वो जमा नहीं हो सकता कभी भी। पुराने जमाने में 6 महीने की लिमिट थी।
तो ओवर राइटिंग है, बैलेंस। अच्छा अच्छा, इस बात को क्या बोलते हैं? देखो नीचे लिखा हुआ है, स्टेल चेक बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो दीपांशु। स्टेल चेक। जिसकी तारीख जो लिखी हुई है उसके 3 महीने के अंदर अंदर जमा करा दो, अदरवाइज स्टेल चेक। वो बैंक में जमा नहीं हो सकता, उसके पैसे नहीं आ सकते। आगे चलेंगे जी। फिक्की की फुल फॉर्म बताओ हिना। फिक्की की फुल फॉर्म, फेडरेशन ऑफ इंडियन। Sir, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. बताओ क्या है ये हिना? हिना, Sir, Commerce and Industry. एसोसिएशन। Association हाँ, of यही Commerce and Industry. एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अरे स्टेल चेक अभी अभी बताया था हिना, आंसर बोलो। स्टेल चेक Sir, more than 3 months old. 3 महीने से ज्यादा हो जाए स्टेल चेक, अब ये बैंक में सबमिट नहीं हो सकता, पैसे नहीं ला सकता। हिना, कैश क्रेडिट अकाउंट। कैश क्रेडिट अकाउंट। Sir, deposit account, नहीं नहीं, loan account. हाँ बिल्कुल ठीक है, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट। बैंक कैन मेक डायरेक्ट पेमेंट अगेंस्ट द बिल ऑफ देयर कस्टमर्स। हिना, Income tax. भैया आजकल तो आप टेलीफोन का, बिजली का, पानी का कोई भी पेमेंट आप बैंक से कर सकते हो। बैंक को ऑर्डर दे दो और हर बार अपने आप पेमेंट कर सकता है। मालूम है दीपांशु ये बात? यस सर। कोई भी पेमेंट कर सकते हो। अरे आपके पास पेटीएम जैसे वैलेट्स हैं, उसमें एक बार ऐसा फीड कर दो कि हर बार पेमेंट ऑटोमेटिकली कट जाए, वो आपके बैंक से बैलेंस को काटता रहेगा और पेमेंट करता रहेगा। अनन्या, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब यहाँ पर ऑल ऑफ दीज लिखा नहीं है, तो पहले वाला टिक करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन सारी सही हैं। ये बात समझ में आ गई हिना को? Okay, sir. हिना, द मेन रेवेन्यू सोर्स ऑफ बैंक। बैंकों की कमाई का मेन सोर्स। हिना, Interest on loans. बढ़िया। अनन्या, इट इज नेसेसरी फॉर एवरी बैंक टू प्रोवाइड। Savings bank account facilities. बढ़िया। भैया टैक्स पेमेंट फैसिलिटी हर ब्रांच में अवेलेबल नहीं होती है। लॉकर फैसिलिटी होती तो हर बैंक में है, लेकिन लॉकर तो जितने लिमिटेशन है, तो कोई बैंक पुराना है तो लॉकर फैसिलिटी उसके पास हमेशा रहती नहीं है। दीपांशु, बात समझ में आ रही है? एक बार लॉकर जितने भी हैं वो सारे बुक हो गए तो उसके बाद फिर लॉकर उस बैंक में नहीं मिल सकता। दीपांशु, यस सर। ऑल कॉमर्शियल बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाय। दीपांशु, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बढ़िया। अरे आईबीआरडी की फुल फॉर्म बोलो। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईएमएफ की फुल फॉर्म बोलो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों की करेंसी का नाम बोलो जिसे ये छापते हैं, पूरी क्लास। सर, ड्राइंग राइट्स, एसडीआर। एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। बढ़िया बढ़िया। टॉप लेवल मैनेजमेंट। दीपांशु, टॉप एग्जीक्यूटिव। टॉप एग्जीक्यूटिव्स। प्लानिंग इज ए फंक्शन ऑफ। अनन्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अच्छा, टॉप लेवल मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है जी, टॉप लेवल मैनेजमेंट। आयना, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। बोलो जी, स्केलर चेन। अनन्या, हेनरी फेयोल। Henry हाँ Fayol. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आया जी। आयना, आंसर नहीं आ रहा। आयना 11th, कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्लो। अरे कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम भी चलता है, बॉटम टू टॉप भी चलता है। बोलो आयना। अच्छा, आयना वेटिंग रूम में है। हिना, आप बोलो बच्चे। Sir, in all the ऑल directions. डायरेक्शन, बिल्कुल बढ़िया। कम्युनिकेशन तो ऑल डायरेक्शन में चलता है। प्लानिंग, हिना, प्लानिंग All of the above. बिल्कुल बढ़िया। लुकिंग अहेड, लुकिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सब ऑल द अबव। द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अनन्या, All of the above. बढ़िया। पर्सनल मैनेजमेंट। दीपांशु, है जी? मोटिवेशन। नहीं, अरे भगवान, मोटिवेशन तो मालिक। अरे पर्सनल मैनेजमेंट जिसमें आप लेबर को कंट्रोल करते हो, स्टाफ को देखा जाता है। स्टाफ मैनेजर्स। हाँ, ये गड़बड़ मत करना। पर्सनल मैनेजमेंट तो लिविंग कैरेक्टर को मैनेज करने। पर्सनली मैनेजमेंट होता है। हाँ हाँ, लिविंग कैरेक्टर को मैनेज करने का काम होता है। स्टाफ मैटर्स को डील किया जाता है। मैनेजमेंट की आने कॉलेज के सेमेस्टर्स में आप अलग अलग पढ़ोगे सब्जेक्ट।
फाइनेंस मैनेजमेंट, वो फाइनेंस को मैनेज करने का काम, ऐसे ही स्टाफ को मैनेजमेंट का करने का काम पर्सनल मैनेजमेंट का काम होता है. कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट, दीपांशु. Bring harmony in various activities. Bringing harmony in various activities, coordination, very important. Interview is the main step of आईना. Selection. सिलेक्शन, बिल्कुल बढ़िया जी. पहले तो ये जो बीएमएस का कोर्स होता था जिसमें आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, फॉर्म भरने जा रहे हो, इसमें पहले जीडी भी होता था, मालूम है बच्चे? दीपांशु, जीडी और फिर पीआई. पर्सनल इंटरव्यू और जीडी मतलब? जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन. ये ग्रुप में कम्युनिकेशन स्किल चेक करते थे बच्चे की. ग्रुप में 10-10, 15-15 बच्चों का ग्रुप. पहले तो रिटर्न जो आपका ये एंट्रेंस हो रहा है ये होता था, फिर ये जीडी लेते थे, फिर जीडी लेने के बाद पीआई होता था, पर्सनल इंटरव्यू, फिर जाके सिलेक्शन करते थे. पुरानी बात बता रहा हूँ काफ़ी. फिर इन्होंने पीआई ख़त्म कर दिया, फिर इन्होंने जीडी भी ख़त्म कर दिया. अब तो बस एंट्रेंस और सिलेक्शन ऑनलाइन. लेकिन ये जीडी और पीआई पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाएगा दोबारा, तुम सबके लिए है. आगे चलेंगे. अरे ये तो सबको मालूम है. कोई और कौन बताए? पल्लवी, आपका नंबर है बच्चे. फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. F.W. टेलर. क्या बोला है? तीन पार्ट. हेनरी फ्योल बोल रहे हो ना? नहीं. हाँ हाँ, F.W. एफ.डब्ल्यू. टेलर, बिल्कुल ठीक है जी. और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है इसी बच्चे से, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? 14. किसने लिखे थे? नाम बताओ. हेनरी फ्योल. हाँ, तो अगले क्वेश्चन का आंसर भी आ गया जी. ट्रेनिंग इज नेसेसरी. 19 क्वेश्चन. ट्रेनिंग इज नेसेसरी. पल्लवी, आपका ही नंबर है. अरे ट्रेनिंग कहाँ पर जरूरी है? For the knowledge of the job. बिल्कुल, नॉलेज ऑफ द जॉब, बिल्कुल बढ़िया. पुनीत, आपका नंबर है. पॉजिटिव लीडर इज वन हु मोटिवेट पीपल बाय Increasing their satisfaction बढ़िया, levels. बिल्कुल बढ़िया. पुनीत, इंश्योर्ड पर्सन. इंश्योर्ड पर्सन इज ए पर्सन हु हैज, अरे जिस आदमी Ensured his own life. हाँ, जिसका इंश्योरेंस हो जाए उसे बोलेंगे कि भैया तुमने अपना इंश्योरेंस करा लिया. इंश्योर्ड पर्सन, बिल्कुल बढ़िया. अरे इंश्योरर कौन होता है? एजेंट को बोलते हैं इंश्योरर. आंसर बताओ ढूंढ के. पुनीत, आपका ही नंबर है. इंश्योरर कौन होता है? Helps a person getting an insurance policy. हेल्प ए पर्सन इन गेटिंग. हाँ बिल्कुल बढ़िया, ए पार्ट. पुनीत, आपका ही नंबर है. 23rd क्वेश्चन. बोलो बच्चे. विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज लीगली कंपलसरी? कंपलसरी. भैया deep fire life insurance. हे भगवान, लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी है? तो आप सबका लाइफ इंश्योरेंस हो रखा है? Motor insurance. अरे हिना, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. भैया लाइफ इंश्योरेंस कोई आदमी कराए ना कराए तो वो मैंडेटरी तो है ही नहीं. फायर इंश्योरेंस भी भैया कॉमर्शियल बिजनेस में जो रिस्क को कवर करना चाह रहा है वही इंश्योरेंस कराता है. फायर इंश्योरेंस भी हर कोई नहीं कराता. मैरीन इंश्योरेंस भी जिसको रिस्क है वो एक और टाइम दो तरह के. अरे मैरीन इंश्योरेंस, अरे बचपन में पढ़ा होगा बच्चों. दीपांशु, याद आ रहा है? मैरीन इंश्योरेंस एक तो यात्रा वाला होता है, एक टाइम बाउंडेशन वाला होता है, और जो यात्रा का और टाइम का दोनों कराता है उसे मिक्स पॉलिसी बोलते हैं मैरीन में. ऐसा पढ़ा था आपने? यस सर. और मोटर इंश्योरेंस भैया कंपलसरी है. कोई भी व्हीकल सड़क पर बिना इंश्योरेंस के चल ही नहीं सकता, ऐसा सरकार के नॉर्म्स. क्लियर है बच्चे? मोटर इंश्योरेंस एक्ट कहता है कोई भी व्हीकल ऑन रोड विदाउट इंश्योरेंस नहीं चल सकता. तो ये मैंडेटरी है. दीपांशु, क्लियर? यस सर. 24th का आंसर दीपांशु. इंश्योरर भैया, ये तो बात अभी बोली थी, एजेंट को बोलते हैं. तो आंसर कहाँ है? एजेंट, ए पार्ट. एजेंट है. ए पर्सन कैन इंश्योर. दीपांशु, मोस्ट Sir, सुटेबल. Only his that property. property भैया. in which he is interested.
only that property in which he is सब interested. कमर्शियल सम कमर्शियल इंटरेस्ट हाँ भी हो सकता है हाँ, नहीं नहीं, डी वाला ज्यादा अच्छा है, कॉमर्शियल डी वाला अच्छा है डी वाला और भी ज्यादा अच्छा है, तो डी वाला बेस्ट है। पुनीत, कंडीशन एडिड टू एन इंश्योरेंस पॉलिसी टू मॉडिफाई द ओरिजिनल एग्रीमेंट। बोलो जी। देखो वारंटी। वारंटी का कोई काम नहीं है यहाँ, प्रपोजल का कोई काम नहीं है, कोई भी क्लॉज जोड़ दो, कोई भी क्लॉज आप एग्रीमेंट में जोड़ोगे, इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? Endorsement. ए कीप सम गुड्स विद ए। अरे आप दुकान के मालिक को, ट्रांसपोर्टर को कह रहे हो 10 लाख रुपए का हमारा गुड्स लेके आ, तो इंश्योरेंस कौन कराएगा? ए कराएगा, बी कराएगा, या कोई भी करा सकता है, दोनों में से? दोनों करा सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। बोथ बोथ दोनों करा सकते हैं। अरे सी वाली ऑप्शन पहले आ रही है, बोथ ए एंड बी। इंडियन अरे कंपनी एक्ट कब बना है तो सबको मालूम है बच्चों, बोलो। 1956। 1956। अरे नया कंपनी एक्ट 2013। डिफेंट कंपनी, जल्दी बोलो क्या होता है? मेड फॉर फ्यूचर जो नीड्स और अभी फॉर नहीं होती। आईपीआर मेंटेनेंस। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए बनाई गई है। दूसरी बात बताई थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को मेंटेन करती है। स्मॉल कंपनी किसे बोलते हैं? So capital less than 50 lakhs and overturn less than टर्नओवर। 5 crores. एक और बात मैंने ओपीसी की डिस्कस करी थी, फुल फॉर्म बोलो जल्दी से। 1% company. बढ़िया। अरे एक्चुअली कौन होता है? ए पर्सन हु एस्टिमेट। Risk and calculate the बढ़िया, premium. ये एक्चुअली होता है, एस्टिमेट रिस्क एंड कैलकुलेट द प्रीमियम। सर अगर नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है कोई, तो इंश्योरेंस कितने का क्लेम मतलब पास करना, ये भी एक्चुअली करता होगा? वो तो एजेंट एक्चुअली नहीं करता, वहां से उन्होंने अपने प्रोफेशनल टीम बना रखी होती है जो जाके क्लेम पास करते हैं। एक्चुअली नहीं करता है काम, एक्चुअली तो सिर्फ एक्चुअली का सिर्फ यही काम होता है जो हाँ, है लिखा सिर्फ हुआ है। प्रीमियम डिसाइड करता है। बिल्कुल जी, वो स्पेशलाइज पर्सन है, वो अलग टीम होती है। ये क्वेश्चन आ गया नीचे, दीपांशु आपको ही बताना है। 2 लाख रुपए की गाड़ी है, 1,75,000 रुपए का आपने इंश्योरेंस करा रखा है, सीरियस एक्सीडेंट हो गया और लॉस हुआ 1,20,000 का, कितने पैसे मिलेंगे कंपनी से? 1,20,000। मेरा एग्जाम बिल्कुल ठीक है, मेरा एग्जांपल चेंज। अगर नुकसान हो गया 1,80,000 रुपए का, कितने पैसे मिलेंगे? 1,75,000। बढ़िया बात। आई ना क्लियर है बच्चे? Yes. 31st क्वेश्चन आए ना। Life insurance. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। बिल्कुल बढ़िया। कॉन्टैक्ट फॉर फायर इंश्योरेंस फॉर ए पीरियड ऑफ, आए ना। Lifetime. फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। Many 1 year, हाँ, sorry, 1 D year। part. अरे भैया 1 ईयर का होता है इंश्योरेंस, उसके बाद फिर अगले साल फिर प्रीमियम पे करके 1 साल का एनुअल ईयर चलता है। मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, अरे समुद्र से कोई सामान मंगा रहे हो, कवर बोथ स्पेसिफिक वॉयज एंड पीरियड ऑफ टाइम, दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। अरे मिक्स पॉलिसी। बढ़िया। एक तो होता है टाइम पॉलिसी, टाइम बाउंडेशन होती है, एक होता है वॉइड पॉलिसी, यहाँ से यहाँ तक के लिए है, और दोनों चीजों को मिक्स करते हो तो इसे मिक्स पॉलिसी बोलते हैं। आंसर बी आ चुका है जी, आए ना। 34। वन ऑफ So D द part. following marine insurance risk would be covered by a freight insurance firm liability to claim the carriage हाँ, charges। यही। हाँ यही है, बिल्कुल ठीक है जी। आए ना 35। in case of fire insurance, if there is no fire accident, insurance premium paid is not। Repayable. A part. भैया लॉटरी का टिकट है, तो लॉटरी नहीं लगी तो टिकट गया, फिर हर साल टिकट खरीदे जाओ। प्रिंसिपल भैया, इस पूरी दुनिया में इंश्योरेंस कंपनी डर बेचने का काम करती है। दीपांशु बात समझ में आ रही है? लोगों को डराया जाता है, यस सर। डर बेचती है, डराते हैं कि देखो तुम ऊपर ना चले जाओ तो तुम्हारे घर वालों का क्या होगा, तो डरा डरा के प्रीमियम बुक करे जा रहे हैं ये लोग। फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, प्लानिंग के नाम से, प्लानिंग के नाम से तो डर भी बेचा जाता है पैसे में। 36। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंटरेस्ट डज नॉट अप्लाई टू, आए ना। It is applicable to all. बढ़िया। री इंश्योरेंस, आए ना। री इंश्योरेंस, C part. री इंश्योर द, हाँ बिल्कुल ठीक है जी। इंश्योर्ड प्रॉपर्टी विद अनदर इंश्योरेंस कंपनी। अनन्या,
C part. इंश्योरेंस कंपनी इज ए गुड सोर्स ऑफ एडिशनल फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बात बिल्कुल ठीक है। दे कवर रिस्क, बिल्कुल ठीक है, और दे प्रोवाइड लोन टू कंपनीज, बिल्कुल ठीक है जी। कौन सा बोला था? सी बोला था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अनन्या, Citibank. बढ़िया। क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्या है ये? Commercial bank. कॉमर्शियल बैंक, कुछ और भी Foreign बोलना? bank. हाँ, ये परफेक्ट आंसर है, फॉरेन बैंक, बिल्कुल बढ़िया। सर फॉरेन, ये दे बाय शेयर्स एंड डिवेंचर्स नहीं होगा किसमें किसमें? इंश्योरेंस कंपनी वाले में? शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ऊपर 38 क्वेश्चन। बट तीनों दे तो बाय भैया पहला और तीसरा परफेक्ट है। एक तीन के साथ दो मिलाएंगे तो दो, एक तीन दो है कहाँ? नहीं है सर वैसे, मतलब हाँ, तो एक तीन दो है नहीं ना, एक और तीन ज्यादा परफेक्ट है। समय के साथ साथ बदला है, पहले तो सरकार ने कब्जा कर रखा था, तो ये दूसरे वाला ऑप्शन लाने के लिए एक दो तीन है ही नहीं, होता तो वही लेते, बिल्कुल लेते। ओके सर। द बैंक इशू करेंसी नोट्स, अनन्या। Reserve Bank of India. अब देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये वाला आरबीआई को टिक करना है पहले। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिटेलिंग, अनन्या। Extension of credit to customers. क्रेडिट क्यों बोल रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स। अरे क्रेडिट, रिटेल में मेन फंक्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू। अरे रिटेलर का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू। अनन्या, तो लेकिन रिटेलिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में वो ऑपरेशन ऑफ स्केल्स चलते हैं ना, जिसमें डिस्काउंट को बांटना होता है आगे की आगे को। भैया रिटेलिंग का फंक्शन रिटेलर के लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स। क्लियर है बच्चे? क्रेडिट वाली बात यहाँ तो नहीं है। ओके सर। हाँ, अनन्या 42, बाटा रिटेल आउटलेट, एग्जांपल ऑफ, पूरे हिंदुस्तान में चेन ऑफ बाटा रिटेल आउटलेट, क्या है ये? मल्टीपल शॉप्स। बिल्कुल ठीक है। अनन्या, आपको ये बताना है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द होलसेलर। Stock the goods and provide them to retailers. बढ़िया बढ़िया। हिना, सुपर बाजार, एग्जांपल ऑफ। Sir, departmental बिल्कुल store. ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर, मिक्स मैच, दुनिया भर की चीजें बेच रहा है। लोकेशन ऑफ शॉप इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आईना। लोकेशन इंपॉर्टेंट, Mail order business. बिल्कुल, मेल ऑर्डर बिजनेस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लोकेशन की। लेबर इंटेंसिव मेथड, आईना। So बाकी दोनों ऑप्शन। लेबर इंटेंसिव, तो बी वाला था। हाँ, मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल तो जरूरत ही नहीं होता, वो कैपिटल इंटेंसिव का काम है। मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बात बिल्कुल ठीक है। लेजिस फेयर को डिक्शनरी में क्या बोलते हैं? लेजिस फेयर पॉलिसी आपने पढ़ी है, लेजिस फेयर पूरी क्लास, नॉन इंटर। बिल्कुल बढ़िया। नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस। मिडलमैन हु सेल, हाँ पढ़ा था ये, लेजिस फेयर याद नहीं आ रहा कहाँ पर। आईना, नाम तो याद आ रहा है। लेजिस फेयर अब बिजनेस में Leadership. था सर। है जी, तो लीडरशिप में पढ़ा था। The leadership. लीडरशिप में पढ़ा होगा ना, लेजिस फेयर पॉलिसी बच्चे, बिजनेस यस स्टडी। सर। तो नॉन इंटरफेरेंस, मिडल में, दीपांशु, मिडलमैन हु सेल गुड्स टू कस्टमर नोन एज, रिटेलर्स। बढ़िया, रिटेलर। ऑब्जेक्ट, दीपांशु, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर यूजुअली डिटरमाइंड बाय टॉप। टॉप मैनेजमेंट। द बेस्ट टाइम फॉर ए कंपनी टू रेज कैपिटल, बूम। बढ़िया, बूम। तो भैया बस प्रैक्टिस करो अच्छे से। अरे साइंस का मैंने मैटर भेजा था, मिल गया। मैंने एक तो थ्योरी जो लिखी थी, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए, हाँ भैया मिल गया। पॉइंट्स बनाए हैं, बस रीड आउट करने हैं। जो बचपन में पढ़ा हुआ है वही सारी चीजें जो एग्जाम में वो कैरी कर सकता है। और मैंने कुछ प्रैक्टिस पेपर भी भेजे हैं आपके पास विद आंसर्स। आईना, मिल गए सबको? हाँ जी सर। तो बस अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया नंबर लाओ। कुछ भी कंफ्यूजन हो, कभी भी कोई हेजिटेशन नहीं करनी है, फोन पे बात करनी है। और इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं बच्चों, सब अटेंड कर रहे हो? भैया तो बस अच्छे से करो। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। अभी के लिए इतना बहुत बच्चों। लास्ट क्लास है ना ये? हाँ, और अच्छा, किसी भी बच्चे को लगे किसी सब्जेक्ट में कुछ और असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो व्हाट्सएप लिख के भेज देना, मैं क्वेश्चन बना के भेज दूंगा। ठीक है दीपांशु? ओके सर। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट बच्चों।
थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बच्चों।